दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और आज से हम 9वीं कक्षा के लिए अर्थशास्त्र विषय पर वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये वीडियो सीरीज हिंदी में होगी, मतलब हिंदी मीडियम के माध्यम से पढ़ेंगे अपन, है ना। और इस वीडियो सीरीज में हम आपको अर्थशास्त्र विषय से संबंधित जो भी आपके चैप्टर्स हैं उसका अध्ययन करवाएंगे और साथ में जो भी अर्थशास्त्र से संबंधित जानकारियां हैं वो भी आपको देते जाएंगे। तो दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम कौन सा विषय पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो हम अर्थशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं तो पहले अर्थशास्त्र का मीनिंग समझ लिया जाए। अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। ये दोस्तों, ये अर्थ वो वाला अर्थ नहीं है कि इसका अर्थ क्या है उसका अर्थ क्या है। अर्थ मीन्स होता है धन, है ना, क्योंकि ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ धन शास्त्र। तो अर्थ मीन्स होता है धन, धन या पैसा, है ना। तो पैसे से रिलेटेड शास्त्र, शास्त्र मीन्स होता है ऐसा ज्ञान जो विस्तृत हो, मतलब कि जिसके बारे में सारी जानकारी हो। तो धन के बारे में सारी जानकारी कहां मिलेगी आपको, धनशास्त्र या अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा दोस्तों पालमपुर गांव की कहानी। अब ये पालमपुर गांव की कहानी या इस पाठ का नाम ऐसा क्यों है उस पर चर्चा करते हैं। देखो, हम इस चैप्टर में, इस पाठ में हम उत्पादन पर ज्यादा गौर करेंगे। को उत्पादन क्या होता है वो वैसे अवलोकन में भी पढ़ते हैं, है ना। इस चैप्टर में पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव लिया गया है। काल्पनिक मतलब माना कि ऐसा गांव हो सकता है, यहाँ लोग खेती करते हैं, यहाँ लोग ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। तो एक कहानी की तरह एक गांव माना गया है और इस गांव में कौन लोग कैसे कैसे हैं, कैसे लोग पैसा कमाते हैं, उसके लिए क्या क्या करते हैं, ये सब समझाया गया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला चैप्टर हमारा पालमपुर गांव की कहानी और स्टार्ट करते हैं इसको अवलोकन से। अब अवलोकन में दिया है, अवलोकन मीन्स क्या, अवलोकन मीन्स इस पाठ में आप क्या पढ़ोगे, इस पाठ में आप किस चीज की जानकारी लोगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। उत्पादन से संबंधित, तो जैसे जैसे आपके लिए नए शब्द आते जाएंगे मैं उनको समझाते जाऊंगा, क्योंकि बेटा आप 9th में आ गए हो, तो अब आप मिडिल एजुकेशन से को छोड़कर हाई एजुकेशन की ओर कदम रख रहे हो। तो नए नए शब्द भी आएंगे, नए नए विषय भी आएंगे, इनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पर शब्द दिया गया है उत्पादन। उत्पादन मीन्स क्या होता है, उत्पादन का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज का, किसी भी सामग्री का स्वरूप बदलकर उसको, है ना, सामग्री का स्वरूप बदलकर उसको प्रयोग में लाने लायक बनाना, उपयोगी बनाना उत्पादन कहलाता है। जैसे ये एक पेड़ है, ओके, अब इस पेड़ से लकड़ी काटी गई और उस लकड़ी से एक टेबल बनाई गई, ये टेबल बनाई गई इस लकड़ी से। तो अब पेड़ से लकड़ी काटी, ये हो गया सामग्री। अब देखिए, लकड़ी पे तो बैठ नहीं सकते, लकड़ी पे काम नहीं कर सकते, ऐसा गट्ठर हो तो उसको प्रयोग में लाने लायक करने के लिए उस पे क्या कुछ काम किया गया, जैसे कारीगर ने उसको काटा, उसको जैसे भी उस पे टेबल बनाते वैसे बनाया। तो इससे क्या हुआ, वो टेबल बनी और टेबल आपके लिए उपयोगी हो गई। तो किसी भी सामग्री को अब स्वरूप बदल देना, स्वरूप मीन्स ये पहले इस आकार में एक लकड़ी थी, अब ये इस आकार में एक टेबल बन गई। तो सामग्री का स्वरूप बदल देना उसका उत्पादन कहलाता है, जिससे कि वो उपयोगी बन जाए। ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से करेंगे। मतलब कि उत्पादन को हम कैसे ही पालमपुर की कहानी से समझेंगे। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। अब देखिए, उत्पादन क्या क्या होता है, मैंने आपको केवल लकड़ी का एग्जांपल दिया, टेबल का एग्जांपल दिया। तो टेबल बनाना ही उत्पादन नहीं होता, खेती करना, है ना, टेबल के साथ मटका बनाना, है ना। इसके साथ ये तो हो गए उत्पादन माल के, जैसे खेती करेंगे तो उपज होगी, उपज को भी माल कहा जा सकता है। मटका बनाना माल हो गया किसी चीज के लिए, जो बेचेगा उसके लिए तो माल ही हुआ। टेबल बनाना तो टेबल भी बेचने वाले के लिए माल ही हो गया। परंतु एक और उत्पादन होता है सेवा का उत्पादन। सेवा का उत्पादन मीन्स ये गांव है जहां से ये बस चली और ये
ये इस गांव से इस गांव तक आई बस, इसमें कुछ यात्री बैठकर आए, यात्री बैठकर आए तो इनसे किराया लिया गया 10 रुपए, पैसा कमाया गया। तो ये आपको बस वाले ने सेवा दी, यहां से चढ़े वहां उतारा, तो ये क्या दी? आपको सेवा दी। तो इस तरह से जिन चीजों से पैसा कमाया जाता है उसको भी उत्पादन कहा जाता है। तो पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, लघु स्तरीय विनिर्माण मतलब यही छोटे मोटे निर्माण करना, टेबल बनाना, मटका बनाना, या घर के लिए कारीगर जो घर बनाता है वो भी विनिर्माण हुआ। डेयरी मीन्स होता है पशुओं से दुग्ध उत्पादन करके आगे पहुंचाना। जैसे गांव में दूध उत्पादन किया जाता है, जो एक्स्ट्रा दूध है वो डेयरी पे पहुंचाया जाता है और डेयरी से कहां जाता है? आगे। जैसे ये अमूल दूध आता है तो अमूल भी कहीं से दूध आ ही रहा है, वो गांव से दूध आ रहा है और उसके फिर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। परिवहन, मैंने बस का उदाहरण दिया, ये भी उत्पादन का साधन हुआ, है ना। तो कुल मिलाकर खेती करना तो मुख्य क्रिया है ही सही, उसके साथ लघु स्तरीय निर्माण, डेयरी, परिवहन आदि भी काम किए जाते हैं, ये भी उत्पादन के साधन हुए दोस्तों। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए अब जैसे ये उत्पादन क्रियाएं थी, क्या क्या थी उत्पादन क्रियाएं हमारे लिए? ये डेयरी करना, डेयरी का काम करना, टेबल बनाना, विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधन मतलब होता है उत्पादन के लिए जिन चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे टेबल निर्माण के लिए, है ना, अगर हम टेबल का निर्माण करेंगे तो हमें हो सकता है औजार की जरूरत पड़े, है ना, मशीन की जरूरत पड़े, और सबसे बड़ी बात मशीन के साथ मशीनों की जरूरत पड़े और लकड़ी भी तो चाहिए, है ना, जो मुख्य सामग्री है। तो उत्पादन के लिए कुछ संसाधनों की जरूरत पड़ती है। कैसे? प्राकृतिक संसाधन। अब आप टेबल बनाओगे तो लकड़ी आपके लिए प्राकृतिक संसाधन हो गई। मानव निर्मित वस्तुएं, औजार और मशीन मानव द्वारा निर्मित की जाती है, तो ये मानव निर्मित। मानव प्रयास मतलब अब औजार पड़ा है, लकड़ी पड़ी है, तो उस पर प्रयास करना पड़ेगा, आपको बनानी पड़ेगी। लकड़ी खुद उठकर मशीन पर नहीं चली जाएगी, आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मानव प्रयास करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, मुद्रा मीन्स पैसा होगा तो आप लकड़ी खरीदोगे, पैसा होगा तो आप मशीन खरीदोगे, औजार खरीदोगे, तब जाके टेबल बनेगी, है ना। तो सारी चीजें कैसे? पैसे के हिसाब से ही चल रही हैं। तो देखा जाए तो उत्पादन में ये सारे संसाधन इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को, जो भी चीजें गांव में बन रही हैं, जैसे खेती कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, है ना, टेबल बनाना, मटका बनाना, सेवाओं का उत्पादन करना मतलब बस चलाना, ऑटो चलाना, ये भी सेवाएं प्रोवाइड की जा रही हैं, सेवाएं दी जा रही हैं। इनके लिए संसाधन किस प्रकार जुटाए जा रहे हैं पालमपुर में, वो हम इसमें पढ़ेंगे। कुल मिलाकर उत्पादन की क्रिया क्या है पालमपुर में, और उत्पादन की क्रिया कैसे संपादित की जा रही है, किन संसाधनों की मदद से, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अब परिचय देख लीजिए, गांव के दर्शन करते हैं, चलिए गांव में चलते हैं। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है, आसपास के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। मतलब कि जैसे ये हमारा पालमपुर गांव है तो इसके इधर भी गांव है, इधर भी गांव है, इधर इसकी तहसील है, तो इधर भी सड़क है, इधर से इधर सड़क है, और ये अपनी तहसील से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर सड़कें, पुल वगैरह सभी बने हुए हैं यहां पर। इसके बाद एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहां पर अब मैं थोड़ा सा इसमें एक अपन भी काल्पनिक दृश्य बना लेते हैं यहाँ पर कि हमारा पालमपुर गांव है और उसके पास रायगंज है, तो एक काल्पनिक दृश्य हम भी बना लेते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा पालमपुर और इसके करीब इससे बड़ा गांव रायगंज है, जो कि
3 किलोमीटर दूर है इससे। कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर, यही बोला गया है। और आगे क्या बोला हुआ है? प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। अब ये जो सड़क आ रही है दोस्तों, पालमपुर से कहां तक? रायगंज तक। ये प्रत्येक मौसम में, मतलब हो सकता है डामर वाली सड़क हो या ये आरसीसी की सड़क हो, मतलब ये प्रत्येक मौसम में। कच्ची सड़क नहीं है कि भाई पानी गिर गया, बरसात हो गई तो सड़क बंद हो गई, नहीं, ये 24 घंटे 12 महीने चालू रहती है। साथ में ये रायगंज से तो आपको जोड़ती है, उसके साथ साथ रायगंज से आगे एक कस्बा भी है शाहपुर, उससे भी जोड़ती है। गांव का माहौल जो देखा है आपने, है ना, खेती करते लोग इधर उधर। और कस्बा मीन्स होता है जैसे कोई तहसील हो गई आपके पास में, तहसील हो गई जहां गांव के लोग खरीदारी करने के लिए जाते हैं, उसको कस्बा कहते हैं। तो पालमपुर रायगंज से भी जुड़ा हुआ है, और रायगंज क्योंकि शाहपुर से जुड़ा हुआ है तो उसके आगे भी कनेक्टिविटी बनी हुई है, जुड़े हुए हैं गांव से गांव। आगे बढ़ते हैं, और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती हैं। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जा सकते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं। ये देखिए इस फोटो में, है ना, ये देखिए बैलगाड़ी जा रही है, ट्रैक्टर है, भैंसा बग्गी मतलब भैंसे के द्वारा चलाए जाने वाली चीज, चलाए जाने वाली गाड़ी, मोटरसाइकिल, सब इस सड़क से गुजरती है। पक्की सड़क है कहने का मतलब है ना। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं, है ना, अलग अलग जाति के 450 परिवार रहते हैं। अब देखिए हमारा तो देश ही विभिन्नताओं से भरा हुआ है, यहाँ कितनी ही भाषाओं वाले, कितने ही धर्म वाले, कितनी ही जातियों वाले लोग मिलकर रहते हैं। तो इस गांव में भी, हमारे पालमपुर में भी 450 परिवार रहते हैं और अलग अलग जातियों के परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। मतलब इन 450 में से 80 परिवार उच्च जाति के हैं, जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, मतलब पक्के मकान बने हुए हैं, है ना। तो गांव में 450 परिवार हैं, 450, जिसमें से 80 परिवार उच्च जाति के लोगों के हैं, जिनमें से लगभग कुछ परिवारों के घर तो बहुत बड़े हैं और वो ईंट तथा सीमेंट से बने हुए, मतलब कि पक्के मकान बने हुए हैं। अनुसूचित जाति, दलित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या की 1/3 है। गांव की कुल जनसंख्या की 1/3 मतलब मान लिया जाए कि हमारे पालमपुर में 9,000 जनसंख्या, 9,000 लोग रहते हैं, तो इसमें से 1/3 मतलब 3,000 लोगों की जनसंख्या, है ना, वो अनुसूचित जाति मतलब कि दलित जाति के लोगों से है। और आगे बढ़ते हैं, और वे गांव के कोने में छोटे घरों में रहते हैं। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें जनसंख्या भी दर्शानी है, इसलिए हमारे पालमपुर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये अब इसमें गांव के एक छोटे भाग में ये जनसंख्या, ये 3,000 जनसंख्या जो ये रहती है, बाकी 6,000 जनसंख्या इस बड़े भाग में रहती है। इसमें बड़े बड़े मकान उच्च जाति लोगों के भी हैं। यहाँ दलित लोगों का जनसंख्या बताया ही हुआ है। और अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। गांव, और वे गांव के एक छोटे कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और घास फूस से बने हैं। अधिकांश घरों में बिजली है। अब ये जो हमारा पालमपुर है, इसमें ये जो परिवार रहते हैं, इधर कच्चे मकान है, इधर पक्के मकान है। अधिकांश घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से चलते हैं। खेतों में सभी नलकूप बिजली से चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। खेतों में जो भी नलकूप, मतलब कि जो जैसे ट्यूबवेल होता है या मोटर पंप होता है, ये सब बिजली से चलने वाले हैं और इसका प्रयोग अलग अलग प्रकार से, जैसे सिंचाई के लिए भी होता है, पीने के जल के लिए भी होता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है।
प्राथमिक विद्यालय मतलब 5वीं तक का विद्यालय, और दो तो प्राथमिक विद्यालय है 5वीं तक के विद्यालय है, और एक हाई स्कूल है। हाई स्कूल मतलब कि 10वीं तक का स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। अब गांव में एक तो राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब सरकारी अस्पताल है, और एक निजी अस्पताल भी है जहां रोगियों का उपचार होता है। अब थोड़ा सा यहां भी ध्यान दीजिए, उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधन, सिंचाई, बिजली, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव से उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। अब देखिए, इसकी तुलना हम हमारे गांव से या दूसरे गांव से भी कर सकते हैं कि यार इस गांव में 2 स्कूल तो प्राथमिक है, एक सरकारी हॉस्पिटल है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, हमारे गांव में ये सुविधा है कि नहीं है? तो पालमपुर लगभग एक विकसित गांव है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। मतलब हम जो पालमपुर की कहानी बता रहे हैं, इस कहानी से जुड़ी हुई चीजें आपको कई गांवों में देखने को मिलेगी। खेती लगभग हर गांव में हो रही है, ये छोटे मोटे निर्माण हर गांव में होते हैं। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है, देखिए अन्य उत्पादन गतिविधियां जिन्हें गैर कृषि कहा जाता है। गैर कृषि मतलब गांव में खेती से लोग पैसा कमा रहे हैं, साथ में लघु विनिर्माण मतलब कि छोटे मोटे निर्माण करना, जिस पे हमने बात की, टेबल बनाना, मटका बनाना, ये वो चीजें। परिवहन मतलब बसों की सुविधाएं, ट्रैक्टर की सुविधा है जिससे इधर उधर छोड़ा जा सके, दुकानदारी आदि शामिल है। अब गांव में अपन देखते हैं पैसा कमाने के लिए लोग दुकानदारी भी तो करते हैं, किराने की दुकान हो गई, समोसे कचौरी की होटल हो गई, है ना। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। अब दोनों प्रकार की क्रियाएं मतलब कि एक तो कृषि क्रिया और एक गैर कृषि क्रिया। ओके, अब इन चीजों पर बात कर ही लेते हैं। कृषि मीन्स खेती में फसल को बोना, उत्पादन करना। अब इसमें एक तो होता है कृषक, एक होता है मजदूर। ओके, कृषक मीन जिसकी खेती है, जिसका खेत है, वही उसमें काम कर रहा है। मजदूर मतलब दूसरा व्यक्ति, मतलब कि मजदूर व्यक्ति किसी दूसरे खेत में काम करने जा रहा है, पर जुड़ा हुआ तो वो भी कृषि से ही है, तो ये कृषि क्रिया से उत्पादन ही माना जाएगा। गैर कृषि क्रिया, अब आपके गांव में भी किराने की दुकान होगी, किराने की दुकान में खेती थोड़ी हो रही है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल वैसे उपचार के लिए होता है, पर वो भी पैसा कमाने के लिए होता है, हालांकि उसको उत्पादन में नहीं गिनाया जाता है। बसें चलाते हैं गांव के लोग या और कोई परिवहन की सुविधा देते हैं, तो ये उत्पादन की क्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में उत्पादन कैसे, उत्पादन का संगठन क्या है वो पढ़ते हैं। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं, मैंने बोला था कि उत्पादन माल मतलब कि वस्तु और सेवा दोनों का होता है। सेवा के बारे में एक और बात करता हूं मैं। जैसे आपके गांव में एक दुकान है, यहां क्या होता है, दाढ़ी कटिंग की दुकान है भैया, है ना। अब दाढ़ी कटिंग की दुकान पे आप गए, आपने बोला भाई कटिंग बना दो, कटिंग बना दो, तो अब ये तो आप गए, आपने कटिंग बनवाई, पैसा देके आ गए, आपने क्या खरीदा बताओ मुझे? आपने कुछ खरीदा क्या इस दुकान से? नहीं। आपने कुछ लिया क्या? नहीं। आपने तो और कुछ दिया है ना। आप बाल भी देकर आए और पैसा भी देकर आए? नहीं भैया, यहां पर वस्तु की बात ही नहीं हो रही है। सामने वाले ने आपकी कटिंग करके उससे आपको सेवा प्रदान की है, इसलिए उसने पैसा लिया है, उसने पैसा लिया है, इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर सेवा का उत्पादन हुआ, है ना। तो और भी आप सोचिए कि कौन कौन सी ऐसी दुकानें हैं जहां सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अब उत्पादन उद्देश्य ऐसी वस्तुएं सेवा उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज, अर्थशास्त्र का आधार पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, तो इसको ध्यान रख दीजिएगा कि उत्पादन के 4 स्तंभ, मतलब अगर मैं इसको उत्पादन मानूं तो ये 4 खंभों पर टिका हुआ है। और ये खंभे कौन कौन से हैं, मतलब ये 4 आवश्यक चीजें कौन कौन सी है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। अब मैं यहां पर पहले आपको यह समझा दूं कि उत्पादन के
साधन 4 होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस। पहले मैं इन सबको यहां पर समझा देता हूं, उसके बाद हम इस किताब की ओर बढ़ते हैं। इसको समझाने के लिए देखिए, ये कोई कारखाना है ना। कारखाना मतलब जहां उत्पादन किया जाता है। क्या बनता है यहां पर कपड़ा बनता है ना। कपड़ा बनता है, कपड़ा बनाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, लोग काम कर रहे हैं इस फैक्ट्री में। तो क्या क्या चीजों की आवश्यकता है? सबसे पहली आवश्यकता है उत्पादन के लिए, मतलब ये जो कपड़ा बन के निकलेगा ना, इसके लिए क्या क्या जरूरत है आपको? नंबर 1 आवश्यकता भूमि की। भूमि मीन्स आपकी फैक्ट्री कहां लगेगी? आसमान में तो टिक नहीं सकती। आपकी फैक्ट्री को भूमि की आवश्यकता है, जगह की आवश्यकता है। नंबर 2, भूमि में केवल जगह ही नहीं आती, इसमें प्राकृतिक संसाधन भी आते हैं। प्राकृतिक संसाधन मतलब अब आप कपड़ा बनाएंगे तो कपड़ा किससे बनेगा? धागे से। धागा किस चीज से बनेगा? धागा बनेगा कॉटन या सूत से, मतलब कि जो कपास होता है ना, उससे धागा बनता है और धागे से कपड़ा बनता है। तो आपको भूमि की आवश्यकता है। पूंजी, अगली बात करते हैं पूंजी क्या होता है। तो भैया जब आप कपड़ा बनाने की फैक्ट्री डालोगे तो फैक्ट्री के लिए क्या लगेगा? पैसा, है ना। फिर आप कच्चा माल मतलब कि धागा खरीदोगे, उसके लिए पैसा, है ना। तो ये सब चीजें पैसे से, ये लोग आपके यहाँ काम करने आएंगे, इसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसे की आवश्यकता है, इसलिए दूसरा साधन क्या हुआ? पूंजी। तीसरा साधन श्रम। श्रम मीन्स आपने फैक्ट्री लगा दी, पैसा लगा दिया, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग नहीं है आपके पास। तो श्रम करेगा कौन? श्रम मतलब होता है मेहनत। तो आपको मेहनत के लिए भी मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। तो एक तो भूमि चाहिए, एक पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए और साहस। साहस क्या होता है दोस्तों, इस पर बात करते हैं। साहस मीन्स अब ये फैक्ट्री है इन भाई साहब की, इन भाई साहब ने इस फैक्ट्री में 5 लाख रुपए लगाए हैं। एक रकम लेते हैं 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए पहले आपको लगाने पड़ेंगे। ये बिल्डिंग खरीदो, ये कच्चा माल खरीदो, उसके बाद लोगों को नौकरी पे रखो, कितनी रिस्क है इसमें। तो 5 लाख रुपए इन्होंने लगाए। आप कहेंगे अरे क्या पागल इंसान है, 5 लाख रुपए बैंक में डाल देता, वहां से ब्याज आता, बैठा बैठा खा लेता। भैया ब्याज आपको एक निश्चित राशि मिलेगी, पर उत्पादन करोगे तो हो सकता है आपका कपड़ा चल निकले, मतलब कि आपकी मार्केट में बहुत मांग हो और आपका कपड़ा धनाधन बिके और आप बहुत सारा पैसा कमाएं। तो जो साहस करेगा, जो पैसा लगाने का, मेहनत करने का साहस करेगा, उसको लाभ मिलेगा। तो 4 चीजें जरूरी है। आपको भूमि भी संसाधन की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता है, श्रम की आवश्यकता है, और ये सब होने के बाद भी हर व्यक्ति पैसा नहीं लगा सकता, इसलिए साहस भी जरूरत आपको पड़ेगी। तो ये 4 संसाधन है, इनको हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं किताबी भाषा में पढ़ देता हूं। पहली आवश्यकता है भूमि तथा प्राकृतिक संसाधन, जैसे हमने इसमें कपास लिया, जैसे जल, वन, खनिज आदि। अब आपको कपड़ा बनाने के लिए हो सकता है फैक्ट्री में पानी की भी आवश्यकता लगे। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे, हम पढ़ चुके हैं। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है ना। जैसे अब आप उत्पादन कर रहे हैं, जैसे कोई फैक्ट्री गोली दवाई बना रही है भैया, क्यों? स्वास्थ्य कारणों के लिए। गोली दवाई बनाने के लिए सामान्य मजदूरों की जरूरत नहीं है, वहां पर पढ़े लिखे लोग काम करेंगे, क्योंकि किस मात्रा में क्या चीज डालनी है वो तो पढ़े लिखे लोग ही डाल पाएंगे, तभी सही से दवाई बनेगी। दूसरी क्रिया के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। देखो, एक तो उत्पादन में जो विशेष उत्पादन होते हैं, विशेष उत्पादन जैसे मैंने दवाई का कारखाना, इसमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। और हमारा जो ये कपड़े का कारखाना है, इसमें मजदूर बेचारे पढ़े लिखे नहीं हो, वो भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, आपको जरूरत है श्रम की, मेहनत करने वालों की। तो कुछ व्यवसाय में तो पढ़े लिखे की जरूरत होती है, कुछ में नहीं पढ़े लिखे हो तो वहां पर शारीरिक कार्य की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है, जो भी, जैसे यहां पर देखिए ये अंकल जी काम कर रहे हैं,
है ना। इसके इनके पीछे ये अंकल जी काम कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, है ना। मतलब ये काम कर रहे हैं, मतलब श्रम प्रदान कर रहे हैं फैक्ट्री को, उत्पादन को। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत, है ना। अब भौतिक पूंजी, मैंने यहां पैसे की जरूरत बताई थी कि पूंजी मतलब होता है पैसा, तो पूंजी मतलब पैसा इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्षतया होता है। मतलब जब आप इस फैक्ट्री के लिए आपने भूमि लगा ली, उसके लिए श्रम ले लिया, एक मिनट, भूमि हो गया, इसके लिए श्रम हो गया, अब आपको जरूरत है मशीन की, अब आपको जरूरत है औजारों की, ये कहां से आएंगे, ये पैसे से आएंगे, मतलब आपको पूंजी लगानी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा। तो तीसरा आपका संसाधन है पूंजी। अब क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है, क्या क्या होता है भौतिक पूंजी? औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार मीन्स होता है जिन चीजों से आप उत्पादन करते हो। अब एक किसान है, हल चलाकर खेत को हाँकता है, उसके बाद उसमें जो बुआई करने के लिए उपकरण है उनसे बुआई करता है, हकाई करने के लिए, जुताई करने के लिए उपकरण, वो भी उपकरण है। साथ में कंप्यूटर, मशीनें जो है वो भी उपकरण है। तो औजार में ये सारी चीजें आती हैं। औजार, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इसलिए इसको स्थायी पूंजी कहा जाता है। अब समझना इन चीजों को कि जैसे ये हमारी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के लिए, क्योंकि यहां पर भवन भी कहा गया है दोस्तों, भूमि में जमीन आती है, लेकिन भवन बनाने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होगी, इसलिए इसको पूंजी में लिया गया है ना। अब देखिए ये हमारी फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री में आपने क्या भवन बनाया, भवन मतलब बिल्डिंग बनाई 10 लाख रुपए की। उसके बाद आप मशीन लाए, मशीन कितने, 5 लाख रुपए की लाए। मशीन के बाद आपने कंप्यूटर खरीद लिया कि यार चलो काम आएगा, कंप्यूटर खरीद लिया 50,000 रुपए का। तो कुल मिलाकर आपने 15,50,000 रुपए लगाए, तो ये कुल आपकी पूंजी होगी। अब देखिए भवन जो काम आएगा, ये आप 1 साल काम में लेके बेचोगे क्या? मशीन को 1 साल काम में लेके बेचोगे क्या? कंप्यूटर को नहीं। ये जो व्यापार है, मतलब कि आपकी जो उत्पादन, जो जहां आप उत्पादन कर रहे हो वहां पर लंबे समय के लिए काम आएगा, इसलिए इसको कहा जाता है स्थायी पूंजी। उसके अलावा भौतिक पूंजी में एक तो ये चीजें आ गई, दूसरी चीज कच्चा माल और नकद मुद्रा। अब आपको भूमि, भवन, मशीनें, इनकी जरूरत है उत्पादन के लिए। दूसरी जरूरत क्या है आपको? कच्चा माल चाहिए। और नगद मुद्रा होगी तभी लोगों को बुलाओगे काम करने के लिए, उनको पैसा दे पाओगे। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। अब कच्चा माल किसको कहते हैं? जैसे बुनकर मीन्स वही होता है कपड़ा बुनने वाला, उसके लिए कपास की या सूत की जरूरत होती है ना। मटका बनाने वाले के लिए उसको मिट्टी की जरूरत, तो उसके लिए कच्चा माल वो हो गया। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। देखो दोस्तों, आपने 50,000 रुपए से, आपने 50,000 रुपए से कच्चा माल खरीदा और 10,000 रुपए अपने जेब में रख लिए। क्यों? 50,000 रुपए से तो कच्चा माल खरीद लिया जिससे आप उत्पादन करेंगे, और 10,000 रुपए की यार उत्पादन करने लगे हैं, छोटे मोटे सामान की आवश्यकता हो जाएगी, मजदूरी देनी पड़ेगी। इस तरह से 60,000 आपने जेब में रख लिए। तो ये 60,000 आपके कब तक चलेंगे? कच्चा माल आप उत्पादन कर लोगे, जैसे आप मटका बनाने के लिए मिट्टी खरीद कर लाए हो, है ना। जैसे ट्रैक्टर, ट्रक द्वारा आएगी मिट्टी, ज्यादा होगी तो खरीद कर लाए हो, तो आप 10 दिन
दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर अंदर उसको बेच दोगे बनाकर, तो ये कितने टाइम काम आया आपको? 1 महीने। और भवन, मशीनें ये लंबे टाइम के लिए काम आ रही थी। तो जो लंबे टाइम के लिए काम आता है उसको हम कहते हैं स्थायी पूंजी, और जो कम समय के लिए काम में आती है उसको कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी वह पूंजी होती है जो कम समय के लिए आपको काम में आती है। जैसे कच्चा माल, अब कच्चा माल कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, पैसा कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। औजार, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। जब आप उत्पादन करोगे तो कच्चा माल भी समाप्त हो जाएगा, पैसा भी तो खर्च होगा। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, हमने पढ़ लिया, साहस। आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। साहस को दोस्तों उद्यम कहा जाता है। उद्यम मतलब साहस। अब सपोज मतलब मान लीजिए आपके पास भवन है, ओके, पैसा भी है 15 लाख रुपए, पर आप सोचते हैं मैं उत्पादन नहीं करूं, क्यों? नुकसान हो जाएगा। तो जो व्यक्ति भवन जुटाता है, मशीनें जुटाता है, लोगों को मतलब कि मानव संसाधन जुटाता है ना, और इन सबसे मिलकर क्या करता है? उत्पादन करता है, उस व्यक्ति को साहसी या उद्यमी कहा जाता है। उत्पादन क्रिया को उद्यम कहा जाएगा, उत्पादन कहा जाएगा, और इसको करने वाले को उद्यमी कहा जाएगा। तो ये चीजें हुई अपन ने जो पढ़ी कि इन सारे संसाधनों को उत्पादन योग्य बनाने के लिए उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। मानव पूंजी मतलब लोग जो आपके यहाँ काम करते हैं। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। मतलब कि इन सारी चीजों को संगठित करना, किसको? भूमि को। भूमि मतलब जमीन, श्रम, पूंजी, इन सबको एक जगह लाकर कौन लाएगा? उद्यमी। उद्यम के द्वारा तब उत्पादन होगा। और साथ में जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। तो ये आपके जो 4 चीजें पढ़ी है हमेशा याद रखना, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम लिखता हूं इसकी जगह, उद्यम। ये 4 चीजों को आप याद रखना, ये उत्पादन के कारक या उत्पादन के संसाधन कहलाते हैं। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। ओके, भौतिक पूंजी जो है मतलब मकान, भवन मतलब कि, और इसके अलावा आपका मशीन, औजार, इनको हम क्या कहेंगे? पूंजी। और इसमें 3 कारकों पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो दोस्तों ये हमारे गांव पालमपुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। और उत्पादन क्या है, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, यहां तक हमने पढ़ा। इस पार्ट में हम यहीं तक इस पार्ट को पढ़ेंगे। अगला पार्ट जो होगा, अगला भाग जो होगा वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।